अस्सलाम स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हम अपना सेकंड मेथड जो था वो डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था इनकम मेथड, जिसके साथ हम जो है नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस मेथड के अंदर हमने कुछ प्रिकॉशंस पढ़ी थी कि हमें दो चीज़ों को एक्सक्लूड करना है या उसको अवॉइड करना है अपनी कैलकुलेशन में, जब हम इनकम मेथड यूज़ कर रहे होंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम या जीडीपी। ये दो चीजें क्या थी? ये एक चीज थी ट्रांसफर पेमेंट और दूसरी थी इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली कौन सी पेमेंट होती है जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आपको नजर आ सकती है कि हाउस होल्ड को रिसीव हुई हो विदाउट परफॉर्मिंग एनी मार्केटेबल एक्टिविटी। ठीक है, कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी किए बगैर जब किसी को कुछ इनकम रिसीव हो जाए तो उसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। इसको एक्सक्लूड करना है या इसको अपनी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाना, इसको अवॉइड करना है अपनी कैलकुलेशन में, तो आप एक्यूरेट नेशनल इनकम या जीडीपी की कैलकुलेशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में हमने पेंशन, गिफ्ट, स्कॉलरशिप्स वगैरह डिस्कस किए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको विदाउट परफॉर्मिंग एनी मार्केटेबल एक्टिविटी रिसीव हो रहे होते हैं। और दूसरा हमने कहा था कि इनकम अर्न अगर आप कर रहे हो इलीगल मीन या इलीगल एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, तो उसको भी आपने अपनी इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं करना जब आप इनकम मेथड अप्लाई कर रहे होगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए। सो ये दो प्रिकॉशंस थी। अब इसमें जो ट्रांसफर पेमेंट है इसको थोड़ा सा मजीद समझते हैं। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली ऐसी पेमेंट होती है जो कि आपको मिल रही होती है, मतलब हाउस होल्ड को मिल रही होती है विदाउट परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, लाइक आपने कोई गुड एंड सर्विसेज बनाने में अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया लेकिन आपको कुछ इनकम मिली है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गिफ्ट्स हैं। आपको गिफ्ट्स मिल रहा होगा और वो किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट आपको नहीं मिल रहा होगा, बल्कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक जो है ना वो फेवर मिल रहा होगा, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, तो ये गिफ्ट भी इसकी एग्जांपल है। देन चैरिटी, ठीक, ज़कात, सदकात, डोनेशंस और स्कॉलरशिप, ये बेसिकली वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह पेंशन भी है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ये ट्रांसफर पेमेंट्स की एग्जांपल हैं जो आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते बट आपको पैसे मिल रहे होते हैं। लाइक आप पेंशन अगर ले रहे हो तो पेंशन बेसिकली आपने अपनी सर्विसेज किसी इदारे को दे दी, उसके बाद आप रिटायर्ड हो गए, उसके बाद उन आपकी दी हुई सर्विसेज के अगेंस्ट आपको बुढ़ापे में कुछ पैसे मिलते रहते हैं, इनकम मिलती रहती है, उसको पेंशन कहते हैं। सो जो आपको पेंशन मिल रही होती है, आप बेसिकली उस वक्त कोई भी अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते इकोनॉमिक एक्टिविटीज की सूरत में या इकोनॉमी के अंदर गुड एंड सर्विसेज के बनाने में। ठीक है, तो वो जो इनकम मिल रही होती है वो ट्रांसफर पेमेंट है, उसको इंक्लूड नहीं करना आपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में जब इनकम मेथड आप यूज कर रहे होगे। सो ये की कॉन्सेप्ट था, आपको ये समझाना था। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, जो कि लास्ट मेथड है। इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, आउटपुट मेथड भी कहते हैं और वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडिड का मतलब क्या है ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये तीन नाम है, आपने ये तीनों नाम याद रखने हैं। ये मेथड कहता है कि नेशनल इनकम जो है उसको कंप्यूट किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है बाय एडिंग द टोटल नेट वैल्यू। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, टोटल नेट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जितनी भी गुड एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट भी कहलाती है, आउटपुट भी कहलाती है, अगर उनकी वैल्यू को, जो नेट वैल्यू है, टोटल नेट वैल्यू उसको ऐड कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाती है? नेशनल इनकम। अब ये टोटल नेट वैल्यू क्या होती है? नेट वैल्यू का मतलब क्या है? नेट तब आता है ग्रोस से नेट पे जब आप जाते हो कि कुछ इसमें से आपने लेस करना। ठीक है, तो ये हम समझते हैं। Under this method, an economy is divided into three different sectors of production. हम पूरी इकोनॉमी को तीन डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद ये जो है अपनी कंपटीशन करते हैं। ये तीन सेक्टर्स कौन से हैं? पहले सेक्टर को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर या माइनिंग वगैरह का काम होता है, ये प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन आ जाती है। और थर्ड जो है वो है टर्शरी सेक्टर, ये सर्विसेज वाला सेक्टर होता है। तो ये तीन सेक्टर्स आपने अच्छे से याद करने हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि वैल्यू एडिड का मतलब क्या है। ठीक है,
वैल्यू एडेड का मतलब ये है कि देखें, हम इस मेथड के अंदर बेसिकली आउटपुट या प्रोडक्ट जो है उसको देखना जा रहे हैं कि वो नेट वैल्यू उसकी कितनी है। अगर उसको हम सम कर लें तो हमारे पास नेशनल इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो है वो कोई कपड़ों की फैक्ट्री है, ठीक है, वो टी शर्ट्स बनाते हैं। टी शर्ट्स बना के वो बेच रहे होते हैं, और ये टी शर्ट जो है इट्स प्लेन अगर वो बनाएं तो ये टी शर्ट जो है वो बिक जाती है, ठीक है। ये टी शर्ट बिक रही है, इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट है, ये कंजम्पशन के लिए दस्तयाब है, जो इसको खरीदेगा वो इसको पहन सकता है, इसको कंज्यूम कर सकता है, ये आउटपुट, ये एक फिनिश गुड, ठीक है, फाइनल गुड है या फिनिश गुड। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इट सेल्फ ये जो शर्ट बनी है इसको ही आप बेच के जो है इसको अपनी फाइनल गुड समझे, इसको फिनिश गुड समझे, और इसको बेच के जो है ना आप इकोनॉमी के अंदर अपना रोल अदा करें, आप इसको बेचें, ये आपकी एक गुड है जो कि फाइनल शेप में है और ये कंज्यूम होने के काबिल है। एक तो ये हो गया फाइनल। अब एक और ऑप्शन ये है कि यार इसके अंदर मजीद वैल्यू ऐड की जा सकती है। अगर ये शर्ट, प्लेन शर्ट जो है ये बिक रही है से कि 2000 की, ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू ऐड कर दी जाए तो हो सकता है ये 3000 की भी बिक जाए। अब ये पहले भी फिनिश गुड थी, लेकिन इसमें मजीद वैल्यू ऐड करके भी आप इसको मजीद बेहतर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे इसको बेहतर बनाने के लिए इस पे यहाँ पे बटन्स लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पॉकेट बना देते हैं, या वैल्यू ऐड होती जा रही है इसके। यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ना वो हम लिख देते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, PRC3 लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, तो ये इसमें एक वैल्यू ऐड होती जा रही है। जिस वैल्यू ऐड होने के बाद अब ये फिनिश गुड की फॉर्म चेंज होती जा रही है। पहले फिनिश गुड क्या थी, एक प्लेन शर्ट थी, अब फिनिश गुड क्या है, एक ऐसी शर्ट जिसके ऊपर वैल्यू ऐड हुई हुई है। सो दैट्स वाई इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तीन सेक्टर्स हमने लिए, जिसमें प्राइमरी सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर था और टर्शियरी सेक्टर था, और फिर हमने इनकी नेट वैल्यू ले ली ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज जो इन सेक्टर्स ने प्रोड्यूस की हैं ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, और उसको ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया नेशनल इनकम जो है वो, या एक जीडीपी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ये आ जाएगी हमारे पास। ये प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है। थोड़ा सा मजीद इसको समझते हैं हम, ठीक है। इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है कि आपकी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जो है, या जीडीपी आप इसको कह सकते हैं, जीडीपी की फॉर्म में आता है आंसर, ठीक है, जो नेशनल इनकम का एक एलिमेंट है। ये कैसे निकलेगा कि आपने क्या करना है, सबसे पहले लेना है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज। आपके पास जितनी फाइनल या फिनिश गुड हैं जो बिकने के काबिल हैं, जिसको आप बेच के पैसा कमा सकते हैं, और वो बेचने के बाद लोगों ने उसको उसी सूरत में कंज्यूम करना है, ठीक है, उसमें वैल्यू ऐड नहीं होनी, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर जो है उसको इस सूरत में मिलना है, उन सबकी वैल्यू ले, ठीक है। अब ये जो फाइनल गुड होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, फाइनल गुड का मतलब होता है कि रेडी टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, ये एक शॉप है, इस पे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शर्ट की एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे शर्ट बिक रही है इस शॉप से। अगर तो ये बंदा शर्ट खरीद रहा है, और इसके खरीदने के पीछे रीज़न ये है कि ये इस शर्ट को पहनेगा, मतलब इस शर्ट को कंज्यूम करेगा, तो ये जो शर्ट की वैल्यू है, इस शर्ट की वैल्यू को हम कहेंगे कि ये फाइनल गुड एंड सर्विसेज है और उसकी वैल्यू। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ से खरीद रहा है कि एक मैं प्लेन शर्ट खरीद लूँ इस शॉप से, और उसके बाद मैं वैल्यू ऐड करूँगा, तो अब ये जो शर्ट की वैल्यू है ये फाइनल गुड की वैल्यू नहीं है, बल्कि जब ये बंदा इसमें वैल्यू ऐड करने के बाद, इस पर डिज़ाइनिंग वगैरह करने के बाद ये जब बेचेगा, तो फिर जो वैल्यू आएगी उसको फाइनल गुड कहेंगे, ठीक है, फिर फाइनल गुड होगा। अब आपने इसको समझना है, हम बेसिकली लेना क्या चाह रहे हैं, हम लेना चाह रहे हैं कि वो फाइनल गुड्स की वैल्यू ले ली जाए जिस जो है ना शेप के अंदर उस गुड ने कंज्यूम होना है, ना कि अगर उसके ऊपर मजीद काम होना है तो मजीद काम होने के बाद जब वो रेडी हो जाएगी कंज्यूम कंजम्पशन के लिए, तो तब हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है।
तो एक तो ये है, अगर इसमें से हम लेस कर दें इंटरमीडिएट गुड एंड सर्विसेज के, इसमें से जितने भी सेक्टर्स ने अपना अपना काम किया उसको लेस कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो फाइनल गुड की वैल्यू होगी। ये आपको फार्मूला शायद अभी समझ ना आए, ये फार्मूला बेहतर तौर पे तब आप समझ सकते हो जब हम इसको कोई छोटा सा न्यूमेरिकल है वो परफॉर्म करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आप अच्छे से समझ सकते हैं। खैर, आपके सामने जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, आपने ये याद करना है। ठीक है, उसके बाद एक और तरह से भी फार्मूला पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो कैसे निकल सकती है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड फाइनल गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपल वैल्यू का वर्ड यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू का वर्ड भी यूज हो सकता है। उसमें से आप लेस कर दें कि मार्केट वैल्यू जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज यूज हुई हैं फाइनल गुड को बनाने के लिए, तो ये अगर उसमें से लेस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। फिर एक और तरीके से भी ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि बेसिकली जो आप सेल कर रहे हैं उसमें से आप परचेजेस लेस कर दें, तो बाकी जो अमाउंट बचेगी हर स्टेज के ऊपर वो आपकी ऐड होती जाएगी नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, और फिर एक वो फार्मूला भी हो सकता है कि आउटपुट माइनस इनपुट। तो ये इन सब चीज़ों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, तो आपने इन सबको याद करना है। अब ये समझ कैसे आएगी कि इनका मतलब क्या है, ये जब हम इसको न्यूमेरिकली परफॉर्म करेंगे तो तब आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप जो है ना वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में जो है वो डाटा दिया जा सकता है, बट आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि इस डाटा में से कैसे जो है रेलेवेंट फिगर्स को हमने लेना है और कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अच्छा, कैलकुलेशन अप्रोचेस हमारे पास दो होती हैं। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा, अब हमारे पास दो अप्रोचेस, एक है वैल्यू ऐड करनी है हर स्टेज की, और दूसरा है कि आपने फिनिश गुड एंड सर्विसेज की जो फाइनल फॉर्म है ना उसकी वैल्यू ले लेनी है। ये दो अप्रोचेस हैं। ठीक है, अब ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये अप्रोचेस आपको तब समझ आएंगी जब हम इसके जो है वो कोई न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो हमने कहा था कि इस मेथड के अंदर हम तीन सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं अपनी इकोनॉमी को। एक प्राइमरी सेक्टर है जिसको हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके अंदर आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर दो बेसिकली चीज़ें आ जाती हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, एक माइनिंग सेक्टर आ जाए। ये मेजर सेक्टर्स हैं जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, मतलब जितने भी नेचुरल गुड एंड सर्विसेज होती हैं वो आपको या तो एग्रीकल्चर से मिल रही होती हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो आप माइनिंग के थ्रू। यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है, वो हो सकता है फाइनल गुड हो, वो कंज्यूम करने के काबिल हो, लेकिन वो किस फॉर्म में मिलेगी, वो नेचुरल गुड की फॉर्म में मिलेगी। तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली आपको नेचुरल गुड की फॉर्म में चीज़ें दे रहा होता है, और ये आपने याद रखना है। इसकी दो प्राइम एग्जांपल है, एग्रीकल्चर और माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें आ जाता है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर आ जाता है। इससे जो गुड बनती है वो मैन मेड गुड बन रही होती है। तो आपने याद रखना है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इसकी दो प्राइम एग्जांपल है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और ये मैन मेड गुड्स बना रहा है। अब अगर आप देखें यहाँ से जो आपकी प्रोडक्ट निकलेगी, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने गंदम उगाई है, तो गंदम क्या है, प्राइमरी सेक्टर से एक आपके पास आउटपुट आई है। इस गंदम से अगर हम जो है वो कोई ब्रेड या कोई मजीद फैक्ट्री के अंदर चीज़ बनाए, तो वो सेकेंडरी सेक्टर भी अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर से एक्सट्रैक्ट हुई एक चीज़, वो चलेगी सेकेंडरी सेक्टर के पास और उसने फिनिश गुड बनाई। ठीक है, अच्छा, या ये हो सकता है कि आपने माइनिंग के थ्रू या कोई एक चीज़ जो है वो जैसे सीमेंट वगैरह आपने कहीं से पहाड़ों से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, ये क्या था, प्राइमरी सेक्टर का काम था। अब उसको बेहतर रिफाइन करके, जैसे आप अगर देखें ना तो ये सीमेंट बनाने के प्रोसेस में पहले आपके पास एक जो है वो मटेरियल आता है पहाड़ों से खुदाई करके, वो खुदाई वाला मटेरियल जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आया। ठीक है, वो नेचुरल था, वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ था। अब सेकेंडरी सेक्टर ने उसके ऊपर मजीद काम किया। ठीक है, और उसको फैक्ट्री में से हो सकता है सीमेंट बना के निकाला हो, या अगर वो सीमेंट की फॉर्म में निकला है तो कंस्ट्रक्शन में कहीं यूज कर लिया और वहां से घर बनाया, तो ये बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर ने अपना काम परफॉर्म किया। फिर एक तीसरा सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, जिसमें सर्विसेज होती है। जो यहाँ से गुड बनी हो सकता है मजीद उसके ऊपर कोई काम करे, सर्विसेज करे, और उसके बाद वो बिके। जैसे शॉपकीपर अपनी सर्विसेज देने के बाद एक फाइनल गुड उसको फैक्ट्री से आई, उसने अपनी सर्विसेज ऐड की उसके अंदर कि भाई मैं दुकान खोल के बैठा हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं अपनी सर्विसेज ऐड करूंगा, उसके बाद ही बिकेगी। तो बेसिकली इकोनॉमी में जो भी काम हो रहे होते हैं वो तीन इन सेक्टर्स के ऊपर जो है ना वो डिवाइड होके हो रहे होते हैं, और उसके बाद किसी कंज्यूमर तक वो गुड पहुंचती है कि उसको कंज्यूम कर सके। हमने क्या करना है, हमने नेट वैल्यू लेनी है ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज। यहाँ पे हर लेवल के ऊपर जो गुड एंड सर्विसेज बन रही हैं
जो फाइनल फॉर्म में आ रही हैं उनकी नेट वैल्यू ले लेनी है, तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। अगेन मैं कहूँगा जब तक मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करूँगा आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया था, वैल्यू ऑफ आर गुड एंड सर्विसेज लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड एंड सर्विसेज ऑफ ऑल सेक्टर्स। ठीक है, और हमने दो अप्रोचेस की थी। एक अप्रोच ये थी कि हम वैल्यू ऐड करते जाएं हर स्टेज के ऊपर, और दूसरी अप्रोच ये है कि वैल्यू ऐड करते हैं फाइनल गुड एंड सर्विसेज की जो परफॉर्म की गई हैं ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ये मेरे पीछे थोड़ा सा चला गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो ये समरी थी इस सारे मेथड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस मेथड को कैलकुलेशन के थ्रू जो है वो समझेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।